मोहन नगर के पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था स्वरा नदी। उसी नदी के किनारे सरजू नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी शांति के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। सरजू रोजाना जाल लेकर अपनी छोटी सी नाव में मछलियाँ पकड़ने जाता और खूब मेहनत के बाद जो मछलियाँ पकड़ में आती उन्हें बेचकर ही घर का गुजारा होता था। पर कुछ दिनों से सरजू निराश ही घर लौट रहा था क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदी में दूर तक जाना कठिन था। सरजू का उदासी भरा चेहरा शांति की आंखों से छिपा नहीं था। बस शांति, और भूख नहीं, अब तो खा ले। जब तुम्हें भूख नहीं लग रही तो बताओ मैं कैसे खा लूंगी? तुम्हें उदास देखकर मेरी भी तो भूख खत्म हो गई है। एक दुख हो तो हम जैसे तैसे काट लेते, पर हमारे भाग्य में तो दुखों का पहाड़ है। एक तरफ तुम्हारा काम नहीं चल रहा, दूसरी तरफ हमें आज तक संतान का सुख नहीं मिला। मुझे तो लगता है सारे दुखों की वजह मैं ही हूँ। न तुम मुझसे शादी करते और न निसंतान रहते। शांति, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। भाग्य तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लगता है वही हमसे नाराज है, इसीलिए तो ये सब दुख हम झेल रहे हैं। हे ऊपर वाले, हमारे दुखों का अंत कब होगा? हम पर दया करो, हमारे दुख दूर करो प्रभु। सरजू और शांति के नसीब में संतान सुख नहीं था, इस वजह से वो अधिक दुखी रहते थे। पर कहते हैं कभी कभी ईश्वर से कुछ मांगो तो वो जरूर देते हैं, पर किस तरह से देते हैं ये कोई नहीं जानता। शांति, 4 दिन से काम पर नहीं गया, मेरा जाना जरूरी है। अरे बारिश हल्की है, मैं थोड़ी देर में मछली पकड़कर लौट आऊंगा। चिंता मत कर, उधार के पैसे भी तो लौटाने हैं। शांति, काम तो करना ही होगा ना? ठीक है, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना और जल्दी लौटना। उस दिन बहुत बारिश थी, पर सरजू को काम पर जाना जरूरी था। जाल खरीदने के लिए सरजू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जाल बेचने वाले दुकानदार से उधार पर जाल लिया था। सरजू को पैसे लौटाने थे। सरजू नदी में जाल डालता है तो मछलियाँ नहीं फंसती। सरजू सोचता है कि वह नदी के दूसरे किनारे पर जाकर एक बार कोशिश करके देखे, इसलिए सरजू नदी के उस किनारे पर जाता है जिस पर वह कभी नहीं गया था। नदी के उस किनारे पर जाकर देखता हूँ, शायद मछलियाँ पकड़ में आ जाएं। सरजू जैसे ही नदी में जाल डालने लगता है, उसकी नजर किनारे पर बेहोश पड़े 1-2 साल के बच्चे पर जाती है। सरजू दौड़कर उस बच्चे के पास जाता है और बच्चे को गोद में लिटाकर होश में लाने लगता है। हे भगवान, ये बच्चा किसका है? ये यहाँ नदी किनारे कैसे आया? इसे यहाँ छोड़ना सही नहीं, पर इसके माता पिता भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। न जाने ये कहाँ से आया है। एक काम करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। सरजू उस बच्चे को घर ले आया। बच्चे को देखते ही शांति की छुपी ममता जाग गई और उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। शांति बच्चे को प्यार करने लगी। कितना प्यारा बच्चा है, भगवान ने शायद इसे हमारे लिए भेजा है। सुनो, इसे अब हम अपना बेटा बना कर रखेंगे। हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए अब से यही हमारा बेटा है, हमारा चिराग। आज से हम इसे चिराग कहकर पुकारेंगे। शांति, चिराग को देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी बड़े खानदान का चिराग हो। इसके गले में ये मोतियों की माला और इसके कपड़े इसी बात का प्रमाण दे रहे हैं। अगर कोई इसे वापस लेने आया तो हम दे देंगे। कोई आएगा तब देखा जाएगा जी। अभी तो मैं अपने चिराग को वो सारी खुशियाँ दूंगी जो एक माँ अपने बेटे को देती है। मैं अपने लाल को खूब लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करूंगी। हम खुद रूखी सूखी खा लेंगे, पर अपने बच्चे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा चिराग। चिराग सरजू और शांति के लालन पालन में बढ़ने लगा। चिराग के आ जाने से सरजू की किस्मत ने पलटा खाया और अब रोजाना ही उसके जाल में ढेरों मछलियां फंसने लगी, जिससे सरजू की आर्थिक स्थिति सही हो गई। समय बीता। 2 साल का चिराग अब 20 साल का हो गया था। सरजू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसी कारण अब चिराग ही नदी पर मछलियां पकड़ने जाता था। चिराग बेटा, इतनी देर से बोल रही हूँ, कुछ खा ले, फिर तू नदी पर चला जाएगा और शाम को लौटेगा। माँ, छत का ये हिस्सा बारिश में बहुत पानी टपकाता है, इसीलिए इसकी थोड़ी मरम्मत कर रहा था। अरे बेटा, कितनी बार तू पहले भी इस छत की मरम्मत कर चुका है। अब इस घर की दीवारें कमजोर हो गई हैं, ठीक करना बेकार है। बापू, बस कुछ टाइम और रुक जाओ। मेरे पास मछलियों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, उससे बहुत बढ़िया कमाई हो जाएगी। फिर मैं उन पैसों से एक नया घर खरीद लूंगा जहाँ पर मेरे माँ बापू आराम से रहेंगे। कितना मेहनती बच्चा है हमारा, भगवान तुझे हमेशा तरक्की दे। बापू, तुम सुबह मुझे कुछ कह रहे थे, फिर कहते कहते भूल गए। अब हाँ बेटा, वो कल सुबह राजमहल में ताजी मछलियां लेकर चले जाना।
वैसे तो दीनू महल में मछलियां देता है, पर वो शादी में गया हुआ है, इसीलिए मुझे ये काम सौंप गया था। कुछ समय तक हमें महल में मछलियां देनी होंगी, जब तक दीनू लौट नहीं आता। ठीक है बापू, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। अगले दिन चिराग ताजी मछलियां लेकर राजमहल पहुंचा। उसने राजमहल के रसोइये को मछलियां दे दी। मछली तो देखने में बहुत ताजी है, बड़ी बढ़िया मछली लाए हो, पर दाम तुम्हें अभी नहीं मिलेंगे। अभी तो महाराज के लिए मैं भोजन तैयार करूंगा। जब महाराज भोजन कर लेंगे, उसके पश्चात ही तुम्हें मछलियों का दाम मिलेगा। अच्छा, तो क्या उसके लिए मुझे यहीं रुकना होगा या फिर बाद में बुलाएंगे? बस अभी कुछ देर में मैं महाराज के लिए भोजन लगाऊंगा। अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, या फिर मैं किसी नौकर के हाथ तुम्हारे पास मछलियों के दाम भिजवा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो मैं रुक नहीं सकता, ज्यादा देर रुकूंगा तो घर में सब चिंता करेंगे। चिराग मछलियां देकर घर लौट आया। महाराज के लिए भोजन लगाया गया, पर जैसे ही महाराज ने मछली का टुकड़ा मुंह में डाला, उनके मुंह में एक कठोर चीज की आवाज आई। ओह, ये क्या? कैसी कठोर चीज है मछली में, जैसे मानो कोई पत्थर। रसोइये का इतना दुस्साहस कि उसने मछली सही से नहीं बनाई। मछली में कंकड़। रुको दरबारी, मुझे पहले देखने तो दो कि आखिर ये है क्या। राजा ने उस पत्थर के टुकड़े को हाथ में लिया तो दंग रह गए। अरे, ये तो हमारे राजमहल का खानदानी मोती है। ये तो हमने अपने पुत्र राजवीर के गले में पहनाया था। हमारा राजवीर जो 20 साल पहले नदी में डूब गया था, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। फिर उसकी माला का ये मोती इस मछली में कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रसोइये को बुलाया जाए। कुछ देर बाद रसोइया हाजिर होता है। रसोइये अजीत, मछली में हमारे राजमहल का राजसी मोती कैसे आया? तीनों ही मछली लाता है, उससे पूछो। महाराज, तीनों आज मछली नहीं लाया, वो तो शादी में गया हुआ है। उसकी जगह सरजू का बेटा चिराग मछलियां लेकर आया था। सरजू और उसके बेटे चिराग को महल में बुलाया जाए। सिपाही सरजू के घर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सरजू और शांति घबरा जाते हैं। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को महाराज ने राजमहल में बुलाया है। हमें बुलाया है, पर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? कहीं मछली में कोई कमी तो नहीं रह गई? बापू परेशान मत हो, क्या पता मैंने उस समय दाम नहीं लिए थे, दाम देने के लिए बुलाया हो, और हो सकता है आपसे भी मिलना चाहते हो। मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी, वरना मुझे पीछे से घबराहट होती रहेगी। चिराग और सरजू शांति को भी अपने साथ ले गए। चिराग, आज सुबह तो मछलियां देकर गए थे। जब मैंने मछली खाई, तब उसमें हमारे राजघराने का ये राजसी मोती मुंह में आ गया। तुम बता सकते हो ये मछली तुम कहां से लाए थे? महाराज, ये मोती तो मेरी इस माला का है। बापू, ये माला तो मैं बचपन से पहन रहा हूं ना। हाँ महाराज, ये माला मेरे बेटे चिराग के गले में बचपन से ही है। सच तो ये है। और फिर सच बताते बताते सरजू की जुबान दुख से लड़खड़ाने लगी। शांति की भी आंखों में आंसू आ गए। चिराग, मेरा राजवीर, महारानी, हमारा राजवीर हमें वापस मिल गया। राजवीर, हमने तो सोचा था कि नदी के पानी में तू बह गया, तू हमें कभी नहीं मिलेगा, पर भगवान ने तुझे हमसे फिर से मिला दिया। मेरे लाल, मेरे बच्चे। राजा रानी ने जब अपने राजवीर को गले से लगाया तो सरजू और शांति थोड़ा पीछे हट गए। महाराज, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपका बेटा आपको वापस मिल गया। अब हमें आज्ञा दीजिए। चिराग, मेरे बच्चे, तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर हमेशा माँ बनकर तेरा ख्याल रखा। शायद तेरा और हमारा साथ यही तक था। ऐसा क्यों कर रहे हो आप दोनों? नहीं, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। माताश्री, पिताश्री, माँ बापू को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। इन्होंने मेरा लालन पालन किया है, अब इनका बेटा होने के नाते मेरा फर्ज है, अब बुढ़ापे में मैं इनका सहारा बनूं। राजवीर बिल्कुल सही कह रहा है। तुम दोनों अब कहीं नहीं जाओगे, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। तुम्हारा चिराग हमारा राजवीर जरूर है, पर इस पर पहला हक तुम दोनों का है, क्योंकि इसको जन्म देने वाले माता पिता हम दोनों अवश्य हैं, किंतु इसको जीवन देने वाले तुम दोनों ही हो। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और फिर चिराग राजवीर बनकर महलों में रहने लगा। उसकी वजह से गरीब सरजू और शांति की भी किस्मत बदल गई और उनके जीवन में भी नई खुशियां आ गईं। बचाओ, बचाओ। आप सबका मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नहीं रहते तो मैं इस नदी में डूबकर ही मर जाता, क्योंकि मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन आप सब यहाँ क्यों रहते हैं?
क्योंकि भाई साहब नदी के बीच में तैरता घर ही हमारा ससुराल है। लेकिन ऐसा क्यों? इस नदी के उस तरफ तो गांव है, फिर तुम सब वहां क्यों नहीं रहते? उसके इस सवाल से पायल और उसकी जेठानी और दोनों पति चुप हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मोहन और अमित दोनों भाई मछलियां पकड़ते थे और उनकी पत्नियां अर्चना और पायल उन्हें बाजार में बेचती थी। अरे वाह, इस बार तो बहुत सारी मछलियां लाए हो आप लोग। हाँ, अब जाओ और जल्दी से इन्हें बेच आओ और फिर शाम को हम सबके लिए मछली भात बनाना। नूरपुर गांव में रहने वाला ये परिवार नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ऐसे ही एक रोज, सुनिए जी, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, नदी भी काफी उफान पर है। ऐसा कीजिए, आज आप मछली पकड़ना रहने दीजिए। पायल, घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। चलो अमित। दोनों भाई जाल लेकर नदी पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसे देख दोनों भाई घर लौट जाते हैं। फिर उस रोज काफी तेज बारिश और आंधी तूफान आता है। नदी भी काफी उफान पर थी, जिसके कारण पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है और देखते ही देखते काफी घर उस नदी में समा जाते हैं और वहां की जमीन भी काफी खराब हो जाती है। इन सब में किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन काफी लोग बेघर हो गए थे। गांव में कुछ लोगों के घर सही सलामत बच गए थे, लेकिन उन दोनों के पास तो और कोई चारा भी नहीं था। हमें थोड़ी जमीन ही चाहिए काकी, जिस पर हम अपना घर बनाकर रह सके। सिर्फ एक कमरे के लिए जगह दे दीजिए। पैसे लाओ और जमीन ले लो। अरे ये जमीन हमने खून पसीना बहा कर ली है, फ्री में कोई जमीन थोड़ी ना मिलती है। इस तरह गांव में सभी उनकी मदद के लिए मना कर देते हैं। अब हम सब कहाँ जाएंगे? इससे तो अच्छा होता घर के साथ हम भी उस नदी में बह जाते। ऐसा मत कहो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। अब इस तरह वो सभी चलते चलते उस नदी के किनारे बैठ जाते हैं। अब वो नदी शांत थी। तभी पायल की नजर उस नदी के बीच में तैरते एक टापू पर जाती है। वो क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे नदी के बीच कोई जमीन है। नदी के बीच ये जमीन तो किसी की नहीं होगी। इसका मतलब हम उस टापू पर जाकर रह सकते हैं। कम से कम वहां हमें घर बनाने से कोई मना तो नहीं करेगा। लेकिन क्या नदी के बीचों बीच रहना हमारे लिए सही रहेगा? लेकिन हमारे पास और कोई जगह भी तो नहीं है। अब वो सभी नाव पर सवार होकर उस टापू तक पहुंचते हैं। ये जगह तो जितना सोचा था उससे काफी बड़ी है और यहाँ पेड़ पौधे भी हैं। अब हम यहीं पर घर बनाएंगे। हाँ, यहीं बनाएंगे अब हम अपना नया ससुराल। दोनों के पति पेड़ से लकड़ियाँ काटते हैं। इतनी लकड़ियाँ काफी हैं। हाँ, अब आप इसमें से थोड़ी लकड़ियाँ जला लीजिए, हम खाना बना देती हैं। रात होने को एक खाना खाकर आराम कर लेंगे और कल घर बनाने की तैयारी करेंगे। सभी खाना खाकर उस टापू पर आग जलाकर सो जाते हैं। अगले दिन होते ही वो सभी लकड़ी का घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। सभी मेहनत करके अपना घर बना लेती हैं, जिसके बाद पायल घर के बाहर जमीन खोद कर कुछ बीज बो देती है। ये तुम क्या कर रही हो पायल? मैंने सब्जियां बोई हैं, अब हमें सब्जी भी इसी टापू पर मिल जाएगी। बार बार नदी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कि तभी एक सीप पानी में आती है। अरे ये तो सीप है ना, सुना है इसमें मोती होते हैं। अरे वाह, इसमें तो सचमुच में सीप है। मुझे तो लगा था लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ये सीप इस नदी में आए कैसे? ये तो समंदर में होते हैं ना। अरे ये नदी एक बड़े से समंदर से आती है, हो सकता है उसी में बहकर आ गए हो, लेकिन ये हमारे काफी काम आ सकते हैं। इनसे मोतियों की माला और चूड़ी बनाकर हम बेच सकते हैं। हाँ, मछलियों के अलावा इनको बेचकर भी हम कमाई कर सकते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी उन मोतियों से माला चूड़ी बनाकर तैयार कर लेती हैं। वाह, देखो तो ये माला कितनी सुंदर लग रही है। इसको हम बाजार में बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब हम इसे कम से कम 100 रुपए में बेचेंगे। अब इसी तरह वो बाजार में मछलियों के साथ साथ माला और चूड़ी भी बनाकर बेचने लगती हैं। आइए आइए, मोतियों की सुंदर माला लीजिए, आइए आइए। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर माला है। कितने की दी बहन जी? जी सिर्फ 100 रुपए की। ठीक है, दे दीजिए। इस तरह एक एक कर उनकी और भी कमाई होने लगती है। अब उनके पति भी सुबह से शाम तक मछली पकड़कर बाजार में बेच आते। इसी तरह छोटे मोटे जुगाड़ से वो समुद्र में तैर रहे अपने ससुराल में जीवन काटती हैं। फिर एक रोज, अरे वाह, इस बार तो बहुत ही अच्छी खेती हुई है इन सब्जियों की। मैं तो कहती हूँ जी, अब आप सब मछलियों के साथ साथ सब्जियों की भी खेती कर लेना। अच्छी बात है, कल तुम हमें मछलियाँ और मोती की माला के साथ साथ ये सब्जियां भी दे देना। हम इन्हें बेच भी आएंगे। ताजी ताजी सब्जियां तो अच्छे दाम भी मिल जाएंगे।
एक रोज वो सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है कोई डूब रहा है, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। वो सभी जल्दी में बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी नदी में डूब रहा है। अरे इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये डूब जाएगा। नदी में कूदकर उसे बचाकर अपने घर में ले आते हैं। आप ठीक तो है ना? आप नदी में डूब कैसे गए? मैं तो नाव लेकर नदी में घूमने आया था, लेकिन अचानक मेरी नाव में छेद हो गया और मुझे तैरना नहीं आता था, इसीलिए मैं डूबने लगा। वो तो भला हो आप लोगों का कि आप लोग यहाँ रहते हैं, नहीं तो मैं तो डूबकर ही मर जाता। वैसे आप लोग नदी के बीचों बीच क्यों रहते हैं? ये सवाल सुनते ही वो सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर वो अब उसे सारी बात बताते हैं। लेकिन आपने भले ही जुगाड़ से अपने घर तो इस नदी के बीच बना लिया है, लेकिन आपको दिक्कत तो आती होगी ना, जैसे लाइट की परेशानी। हाँ, लेकिन हम रात होते ही लालटेन जला लेते हैं। वैसे आप सब बुरा ना माने तो इस घर की वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मैं एक यूट्यूबर हूँ और अपने सोशल मीडिया पर इसे डालना चाहता हूँ। वो आदमी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल देता है और लोगों की नजर उस जगह पर पड़ती है, जिससे अब सरकार उस घर तक भी लाइट पहुंचा देती है। अब हमारी ये जगह भी रहने लायक हो गई है। अब हमारे साथ और भी लोग यहाँ घर बनाकर रह सकते हैं जो लोग अभी तक बेघर हैं। और अब नदी में तैरते उस ससुराल से वो जगह नदी में तैरते एक गांव में बदल जाती है।